हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चली पढ़ाई? बिल्कुल वेल। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी यानी कि चैप्टर 1 ऑफ 11th क्लास। तो हम देखते क्या है कि सेट क्या होता है। तो वैसे तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, पेन का सेट, बुक का सेट, कॉपी का सेट, है ना। लेकिन मैथ के अंदर सेट्स क्या होता है, तो सेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि सेट को कैसे हम डिफाइन करें, तो क्या होता है, a set is collection of well defined object, well defined object। एक कर है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहां क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो वेल डिफाइंड, यहां हम कहें कि सेम फॉर ऑल, यानी कि वैसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल, तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे के लिए अलग अलग टीचर जो है बेस्ट होते हैं। बेस्ट नोबेल को ले लिया हमने, बेस्ट स्टोरी बुक ले लिया, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। तो वैसा कलेक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे कलेक्शन को सेट नहीं कर सकते। अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे पूछा जाए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो जितने भी बच्चों से आप पूछेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है, एक ही जवाब देगा। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर जिससे भी पूछा जाएगा एक ही जवाब देगा। तो वैसा कलेक्शन जो हर किसी के लिए सेम है, उस कलेक्शन को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। तो कहीं भी अगर बताना हो कि बताओ ये सेट है या नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे क्या ये सबके लिए सेम है। अगर आंसर मिलता है कि यस इट इज सेम फॉर ऑल, देन हम क्या बोलेंगे, ये सेट है। अगर आंसर पता चल रहा है कि नहीं सबके लिए सेम नहीं है, तो सेट नहीं हो सकता है। तो सेट का यही डेफिनेशन आपने याद रखना है, अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कहीं भी आपका टीचर कहता है कि बताओ क्या रीजन है, कैसे कहोगे कि गिवन स्टेटमेंट जो है सेट है, तो सिर्फ एक ही आंसर देना है, वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा उस कलेक्शन को सेट। ओके, अब देखिए सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी इस तरीके से लिखना है। और सेट्स को हमेशा ही कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं करना आपने, सिर्फ इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लिखना है। ये नहीं कि हमने ऐसे लिख दिया, ऐसा यूज नहीं करना, या ऐसे लिख दिया, ऐसा यूज नहीं करना है। तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करें और कैपिटल लेटर में ही हम सेट को दिखाएंगे। ओके, अब जैसे मान लिया जाए ए हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इसके 5 एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और इसके लिए एक स्पेशल सिंबल हम यूज करते हैं ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू बोलेंगे। अब लिखेंगे कैसे, 1 आया हुआ है सेट ए का एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 आया है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 5 आया है तो 5 बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से इसको बोलेंगे। ओके, या ये भी बोल सकते हैं 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 5 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। बट 6 नहीं आया है तो क्या लिख देंगे, 6 इज नॉट द मेंबर ऑफ ए। 10 नहीं आया है तो 10 इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, या 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू कहते हैं इसको। और जितने भी एलिमेंट हमारे आएंगे सेट में, सब जो है इसको बिलोंग करेगा। ओके, एक और सेट हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बी ले लिया, ए बी सी डी हमने ले लिया, तो ए क्या है, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट बी, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी, एलिमेंट सी बिलोंग्स टू सेट बी। लेकिन मान लीजिए कि पी की बात करें तो पी तो इसमें नहीं आया है, तो पी नॉट बिलोंग्स टू,
तो जो नहीं आया है उसके लिए नॉट बिलोंग टू दे देना है, और जो लेटर आया है उसके लिए बिलोंग्स टू दे देना है। तो जितने भी एलिमेंट है सबको इस बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नहीं है उसको नॉट बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए सेट को जो लिखने का तरीका है, सेट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके विषय में देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर। अब जैसे मान लिया जाए कि दो तरीके से कैसे लिखेंगे, ए हमारा एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू, मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू सेट ए का एलिमेंट है। तो अलग अलग एलिमेंट को जब हम लिख देते हैं तो इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। ओके, अब इसी चीज को और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दूसरा जो टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मान लिया जाए कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, x such that x is an element of, ये क्या है सारा बताइए, अल्फाबेट के वॉवेल्स। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए हमने कुछ अलग नहीं लिखा है। आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल कौन से हैं, तो आप सीधा जवाब क्या देंगे, ए ई आई ओ यू, यही जवाब आएगा, ए ई आई ओ यू। तो एक ही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और उसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है, और अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि एक स्टेटमेंट बना करके लिख दिया, वैसा स्टेटमेंट जो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ओके, एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बी मान लिया जाए, दिया है 1 2 3 4 5 दे दिया। ओके, अब इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बताइए क्या बोलेंगे आप, तो क्या देख रहे हैं, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स सच दैट, दो बिंदी जो लगाते हैं इसको सच दैट बोलते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपसे बोलूं कि बताओ बेटा नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 2 3 4 5 है। तो एक ही बात को कहने का दो तरीका हुआ, या तो हम इसे ऐसे बोलेंगे या हम इसको ऐसे बोलेंगे। तो जब हमने ऐसे बोला तो इसको सेट बिल्डर नाम दिया, और जब हमने ऐसे बोला तो इसे रोस्टर। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में देखना है कि सेट को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका आपका हो गया, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसे टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। जब हम ऐसे लिखेंगे, अलग अलग एलिमेंट को लिखेंगे, तो इसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और जब स्टेटमेंट बना करके लिख देंगे तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सेट्स में पहले ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि वैसा कलेक्शन जो सबके लिए सेट है, जो सबके लिए सेम है, उसी को सेट बोलेंगे, और वैसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम नहीं हो, उसे सेट हम नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन करें, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से हम जानते हैं कौन कौन से मंथ शुरू होता है, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, यही ना हो गया, जनवरी जून जुलाई, ये तीन ऐसे महीने हैं जो जे से शुरू होने वाले। तो आप किसी से भी पूछेंगे कि बताओ जे से शुरू होने वाला कौन कौन सा मंथ है, तो क्या जवाब आएगा, जनवरी जून जुलाई। तो सबके लिए सेम आंसर है, तो क्या होगा, यस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। अब करें जस्टिफाई करो, आपने बोल तो दिया कि सेट है, बट कैसे सेट है, तो क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज कलेक्शन ऑफ
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। सेट इसलिए है क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो हमेशा याद रखना कि वैसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम है उसे सेट बोलते हैं, और जब भी जस्टिफिकेशन देना है तो दे देना है इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। चलिए बी पार्ट की बात करें। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मान लिया जाए कि आपसे पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट राइटर कौन है, आपने जवाब दिया, क्या ये सब बच्चे वही जवाब देंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसा कलेक्शन जो सबके लिए अलग अलग है उसे हम सेट नहीं करेंगे, कहेंगे। तो नो, इट इज नॉट अ सेट। क्यों भाई, क्यों नहीं है? तो रीजन दे दिया, नॉट वेल डिफाइंड। जहां प्रॉपर कलेक्शन नहीं है उसे नॉट वेल डिफाइंड लिख देना, और जो प्रॉपर कलेक्शन है उसे डिफाइंड लिख देना। सी पार्ट की बात करें। सी देखिए क्या कहा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को हमको लेना है। अब मान लिया जाए आपसे मैंने पूछा कि बताओ आपका सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है, आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर। आपके दोस्त से हमने पूछा कि कौन सा है, तो क्या जवाब दिया? नहीं सर, धोनी है। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो जहां भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए जिस स्टेटमेंट में, वो कभी भी कलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये होगा नो, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नहीं। डी देखिए, फोर्थ पार्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप मान लिया जाए कि आपके क्लास में, आपके क्लास का स्ट्रेंथ 50 बच्चों का है, 25 बॉयज हैं, 25 गर्ल्स हैं। तो अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा कि बताओ कौन कौन से बॉयज हैं, तो 25 नाम बता देगा, ये बॉयज है। तो हर बच्चा सेम ही बोलेगा, है ना, इसमें अलग अलग नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ सेट। रीजन वही दे देना है, क्या दे देना है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ई पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हम जिससे भी पूछेंगे कि बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो क्या बोलेगा? 1 से लेकर के 99 तक नंबर बोलेगा। तो क्या हो गया? यस, ये भी हमारा सेमी कलेक्शन है, तो लिख देंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। एफ सिक्स्थ पार्ट कहा, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नोवेल लिखे हैं। तो उन्होंने लिमिटेड नंबर में नोवेल लिखे होंगे, 2, 4, 10, 20 नोवेल लिखे होंगे। तो किसी से पूछेंगे कौन कौन से नोवेल लिखा है, तो सेम ही बताएगा। ते भी क्या हो जाएगा? यस, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। जी, जी की अगर बात करें, देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर सेम ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -6 जो भी होगा तो सेम होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज वेल डिफाइंड है। ओके, एच क्या करें, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब मान लिया जाए कि आप बुक पलटते हैं तो चैप्टर में क्या होता है? लिमिटेड क्वेश्चन होता है, वो भी यस हो जाएगा। आई अगला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब ये कलेक्शन होगा, सेट होगा या नहीं होगा? अब मान लिया जाए किसी एक बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ बेटा सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है। उसने कहा कि सर टाइगर जो है सबसे डेंजरस है। बेशक देखने में बहुत ही भयानक लगता है। दूसरे से हमने पूछा कि बताओ सबसे डेंजरस एनिमल क्या है, तो उसने कहा कि सर चूहा जो है सबसे डेंजरस एनिमल है। यानी कि जंगली जो चूहे होते हैं बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। टाइगर का काटा हुआ तो एक बार जिंदा रह सकता है, लेकिन चूहे ने जब काट लिया, जंगली चूहे ने, तो जिंदा नहीं रहेगा। हमारे पुराने खानदान में किसी को काट लिया था, उसका वहीं पे डेथ हो गया। दैट मीन्स उसका ओपिनियन अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या कहेंगे? नॉट वेल डिफाइंड।
ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं हो सकता। ओके, तो जब भी आपको बताना है किसी भी स्टेटमेंट को कि सेट है या नहीं है, तो क्या जवाब आएगा कि पहले आप अपने से पूछोगे क्या ये सबके लिए सेम है। अगर आंसर मिलता है यस सेम फॉर ऑल, देन बोल देंगे सेट है। अगर रीजन देना है तो क्या बोलेंगे वेल डिफाइंड, अगर नहीं है तो नॉट। ओके, चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि ए गिवन है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो सेट ए में क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स आया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं 5 इसमें आया हुआ है तो दे देंगे बिलोंग्स टू, 8 तो नहीं आया है तो नॉट बिलोंग्स टू, 0 आया है नहीं आया है तो नॉट बिलोंग्स टू, 4 आया है बिलोंग्स टू, 2 भी क्या हो गया बिलोंग्स टू, और 10 नहीं आया तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आपको लगा देना। ओके, क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर -3 से ग्रेटर है और 7 से स्मॉलर है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है तो इसका मतलब -3 हमें लेना पड़ेगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूडेड नहीं है तो 7 को नहीं लेना। तो ये हमारा हो गया रोस्टर। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, x such that x is a 2 digit natural number such that their sum is 8। यानी कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम 8 होना चाहिए। तो देखिए 1 और 7 17 क्या है नेचुरल नंबर है, सम कितना है 8 26 35 44, हमने ले लिया 53 62 71 80। अब देखिए इसमें जितने भी नंबर हमने लिया सब 2 डिजिट का है और सारे के डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो सम कितना होगा 8 हो जाएगा। 718 628 358 448। तो वही क्वेश्चन कर रहा था कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कर रहा है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर रहा है। तो सिंपली अगर हम लोग सोचें कि 60 का डिवाइजर कौन कौन से, तो 60 किससे चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, है ना। ये सारे 60 के डिवाइजर हैं, 60 के फैक्टर्स हैं सारे। बट हमें कौन से नंबर लेना है, प्राइम नंबर लेना है। तो बताइए इसमें प्राइम नंबर कौन सा है 2 3 5। तो इसका आंसर आ गया ओनली 2 3 5 आ जाए। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कहा इसने, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हमेशा याद रखना है कि सेट में कभी भी एक लेटर का रिपीटेशन नहीं होता। एक लेटर आपने लिख दिया, अगर वो 50 बार आया है तो सेट में सिर्फ एक ही बार उसको लिखना है, बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया TRIGON, है ना। ओ आ चुका है, नहीं लिखेंगे। ME, फिर हमारे पास T आ चुका है, R आ चुका है, Y। तो इस वर्ड में जितने लेटर हैं सारे लेटर को आपको लिख देना है, बशर्ते कि किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम कर है कि बेटर है इसे किस तरीके से अलग करें। तो BET क्या बच गया, E तो आ गया, R हो गया। तो सेट में एक लेटर को एक ही बार आपको लिखना है, बार बार उस लेटर को रिपीट करने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 6 9 12। तो क्या देख रहे हैं सबके सब 3 का मल्टीपल है, तो हम कैसे लिखेंगे। सो देखिए
इसे हमने कर दिया ए, ले लीजिए सेट ए ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, देखिए 3 का मल्टीपल है तो हमने 3n दे दिया, 3 का मल्टीपल है तो 3n लिख दिया। अब देखिए n का वैल्यू 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 लिया तो 6 आ गया, 3 लिया तो 9 आ गया, 4 लिया तो 12 आ गया। तो n जो है हमारा कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 4 तक है ना। n का जो वैल्यू हमें लेना है 1 से लेकर के 4 तक लेना है। अब 1 से 4 तक में हम जानते हैं कैसे नंबर होते हैं, हजारों नंबर हो सकते हैं। तो यहां जरूर लिख देना है कि n बिलोंग्स टू n, n यहां कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर होता है, याद रखिएगा। कैपिटल n का मतलब यहां क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका प्रॉपर जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा हमारा कि एक सच दैट x इक्वल टू 3n ले लिया, n का वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक है और n बिलोंग यानी कि स्मॉल n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और पार्ट देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, 2 4 8 16 32। ओके, अब आप ही बताइए क्या करेंगे। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 की पावर 5। तो हमने ले लिया इसको सेट बी, कैसे लिख दिया, x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n चढ़ा दिया, इस 2 का पावर n है। अब n का वैल्यू देखिए, 1 लिया तो 2 आ गया, 2 लिया तो 4 आ गया, 3 लिया तो 8 आ गया, 4 लिया तो 16 आ गया, 5 लिया तो 32 आ गया। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। आ रहा है समझ में, एक दो बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। चलिए तीसरा पार्ट आप खुद करें, खुद ट्राई करें, फिर आप वीडियो देखेंगे। क्या बेटा, 5 25 125 और 625 है आपका। चलिए बताइए तो क्या देखा, सी ले लेते हैं इसको, x सच दैट x इक्वल टू, ये क्या है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, तो लिख दिया 5 की पावर n। और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। और ये लिखना नहीं भूलना है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी कि नेचुरल नंबर। एक जैसे क्वेश्चन है सारे। फोर्थ पार्ट देखिए, क्या बेटा, 2 4 6 एंड सो ऑन दे दिया इसमें। अब देखिए सबके सब कैसा है, इवन नेचुरल नंबर है। तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए इसको d ले लिया, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, लिख दें ऐसे, इवन नेचुरल नंबर, है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिखते हैं इसको, x सच दैट x इक्वल टू 2n, दो ही का मल्टीपल है ना। अब n के पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो हमने सीधा लिख दिया कि n बिलोंग्स टू n। इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है, डॉट डॉट दे रखा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो n बिलोंग्स टू n लिख देंगे, काम खत्म। फिफ्थ पार्ट क्या देख रहे हैं, करे 1 है, 4 है, 9 है और 100 तक गया है। तो बताइए क्या देख रहे हैं, ई पार्ट ले लेते हैं, x सच दैट x इक्वल टू, ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टिल 10 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर, n होगा। और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 और n बिलोंग्स टू कैपिटल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट है x such that x is an odd natural number, तो odd natural number क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड so on, इस तरह से लिख दिया। b में इसने क्या कहा हमें कि x जो है -½ से ग्रेटर है और 9/2 से स्मॉलर है और x क्या है, इंटीजर है। हमेशा याद रखें कि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि मान लिया जाए कि -½ है और 9/2 मतलब 4.5, यही ना होता है।
तो इसके बीच में इंटीजर क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4, यही ना है। तो 0 1 2 3 4 इसके इंटीजर हो जाएंगे, इससे हम इधर नहीं आ सकते, उससे उधर नहीं जा सकते, इसी के बीच का हमें वैल्यू सारे लिखना था। तो इंटीजर क्या हो जाए इसका 0 1 2 3 4 और 5, है ना। सी पार्ट देखिए क्या करे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, हमेशा याद रखिएगा। यहां एक आपको मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होगा और एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होगा। ओके, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, यही ना होगा। तो -2 और 2 के बीच का जो इंटीजर है उसे हमें लिख देना है, इसमें -2 और 2 भी इंक्लूडेड है। यहां पे इक्वल टू में नहीं था बट यहां पे इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा -2 -1 0 1 2, ये इसके नंबर हो जाएगा। डी पार्ट, डी देखिए लेटर ऑफ वर्ड लोयल, तो क्या हो जाएगा LOYA, बता चुका हूं कि लेटर का रिपीटेशन नहीं होता है। फिर है ई, क्या कर रहा है एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वैसे महीने का नाम लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होता है। तो हम ऑलरेडी पहले काउंट कर चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि जो जो ऊपर आया सब 31 डेज का होता है और जो जो नीचे आया सब कितने दिन का होगा 30 या 29 दिन का। तो क्या हो गया फरवरी हो गया, मार्च हो गया, सॉरी मार्च तो होगा, अप्रैल हो गया, मार्च तो 31 डेज का होता है, जून, अब जुलाई और अगस्त दोनों होता है 31 डेज का, तो सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 महीने ऐसे होते हैं जो 29 या 30 डेज के होते हैं, 31 डेज का नहीं होता। जी पार्ट देखेंगे क्या कहा इसे, तो जी में कर है, सॉरी ई के बाद एफ होगा। एफ हमारा क्या है, एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड के, करे कि के से पहले वाला जो कांस्टेंट है इंग्लिश अल्फाबेट का उसे आपको लिख देना है। तो बताइए कांस्टेंट क्या क्या होता है, एक तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई तो वोवेल हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच, आई कांस्टेंट हो गया, सॉरी वोवेल हो गया, जे हो गया। तो बी सी डी एफ जी एच जे, ये ऐसे लेटर हो गए जो किससे पहले के से पहला है और कांस्टेंट है। इंग्लिश अल्फाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ये सारा कॉन्सोनेंट है हमारे जो, ठीक, जो के से पहले आया हुआ है। ओके, 6th क्वेश्चन देखें, 6th में मैच कराना है, करें। एक तरफ है 1 2 3 6, सेकंड में है 2 3 मैथमेटिक्स और ए, तो बताइए खुद आप कर लेंगे 1 2 3 6 कौन सा होगा, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6, यही ना, तो कौन सा हो गया सी पार्ट, पहले के साथ सी पार्ट मैच करेगा। सेकंड है 2 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ए के साथ मैच करेगा। थर्ड क्या है, ये तो मैथमेटिक्स लिखा हुआ ही है, डी के साथ मैच करेगा। और फोर्थ पार्ट है 1 2 3 5 1 3 5 7 9, क्या है, तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि बी के साथ मैच करेगा। तो ये पूरा हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही देखना था कि सेट्स होता क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद कर लीजिए अच्छे से कि
कि सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को सेट बोलते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हो गया, कौन कौन से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जल्द ही एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं चैप्टर के वो आपको लेकर के आता हूं। टिल देन, बाय टू ऑल ऑफ यू।